हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12th में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके पहले भी निकाला जा चुका है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ये निकालना है। ठीक है, इसके पहले जो निकाला गया था वो पूर्ण रूप से भरा हुआ था और वायु था बीच में। ठीक है, इसमें आंशिक रूप से भरा होने का मतलब कि पूरा संधारित्र जो है परावैद्युत पदार्थ से नहीं भरा है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा भरा है परावैद्युत पदार्थ से। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, दिमाग में आपको लाना होगा कि इसके लिए संधारित्र एक मानना पड़ेगा। तो मान लिया कि संधारित्र की दो प्लेटें x व y हैं जो एक दूसरे से, यानी कि संधारित्र की दो प्लेटें x व y हैं और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, तो स्मॉल d दूरी पर क्या है, स्थित हैं। और इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी मोम की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी गई है जिसकी चौड़ाई कितनी है, t है, मान लिया। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d, और परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है, स्मॉल t है। ठीक है, और एक इसका जो एक प्लेट है उसको क्या कर दिया गया, भूमिगत कर दिया गया, यानी कि अर्थिंग दे दी गई, पृथ्वी से अर्थ कर दिया गया। ठीक है, अब जो है, अब देखिए, अब ये तो आपकी परावैद्युत पट्टिका हो गई। ठीक है, और ये बीच वाला जो जगह आपको खाली दिख रहा है, ये और ये, इसमें वायु भरा है। ठीक है, तो अब जरा देखा जाए कि ये सारी चीजें मान ली गई हैं जो हमने अभी बोला कि एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे जिसकी एक प्लेट x और एक प्लेट y है, इसके बीच की दूरी स्मॉल d है और इसके बीच में एक t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आप मान लेंगे, जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। ठीक है, ये मान लिया गया। अब उसके बाद से ये जो है प्लेटों के बीच वायु में जो दूरी है वो निकाला जाए पहले। ठीक है, तो प्लेटों में वायु के बीच में जो दूरी है, तो देखिए ये इतना पोर्शन वायु में है और प्लेटों के बीच में इतना पोर्शन वायु में है। तो अब ये और ये मिला के कितनी दूरी हुई, तो कैसे निकलेगा, तो ये टोटल यहां से यहां तक क्या है, स्मॉल d है, और ये पट्टिका की मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। तो अगर d में से t को घटा दें तो ये दोनों के बीच का क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा इकट्ठा। तो अब यहाँ पे होगा d माइनस क्या, t, तो ये हो गया आपका कितना, d माइनस t। तो अब लिखा गया है प्लेटों के बीच वायु में दूरी जो होगी वो d माइनस टी के बराबर होगी। अब दो बातें आपको दिमाग में लानी है, एक तो इस जो है इस वायु, जहां पे वायु भरा है उसके बीच में भी वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र कहिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए, और इस जो है पट्टिका के बीच में भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो दोनों निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, तो अब सबसे पहले निकालते हैं कि वायु में प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं क्या है, E0 है। तो E0 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यहां से अगर आप निकालेंगे तो सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से अगर आवेश इस पर मान लिया जाए कि Q है, इस पर प्लस Q है और इस पर माइनस Q है। ठीक है, और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बराबर आप लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट A लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको भली बात जानते हैं, इसके पहले बता दिया गया है, Q अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब उसके बाद से पट्टिका के अंदर जरा वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए, कितना होगा, तो लिखेंगे इसी प्रकार पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र, पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि कितना है, E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बात वही होगी
कि जो है ये भी होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A के ही बराबर होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, इतना ही होगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि सेम सेम होगा दोनों। ठीक है, और एक चीज इसमें जो है बढ़ानी होगी कि इसका परावैद्युतांक क्या है, K है, तो यहां पर क्या लगाते हैं भाई, K लगाते हैं। ठीक है, बस इतना ही अंतर है दोनों में, बाकी तो सेम सेम आपका दिख रहा है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपन एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, K बढ़ जाता है, यानी K से नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो किसी मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र निकल जाता है। तो ये आपका परावैद्युत पदार्थ का एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक क्या माना गया भाई, कैपिटल K माना गया है परावैद्युतांक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस दोनों में यही फर्क है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम जानते हैं कि जो है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र और दूरी में क्या रिलेशन होता है विभवांतर के केस में। ठीक है, तो चलिए वायु में यानी कि इन प्लेटों के बीच में जरा विभवांतर निकाल के देखा जाए कि टोटल कितना होगा। तो मैं एक ही साथ लिखता हूं, अब प्लेटों के बीच यदि कुल विभवांतर कैपिटल भी हो तो भी बराबर E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी होगा। अब घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आया, तो देखिए समझिए इसको। इसके पहले बताया गया था कि E बराबर होता है V अपान डी, और D क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, और V इसके बीच का क्या है, विभवांतर है, और E क्या है, इसके बीच का वैद्युत क्षेत्र है। तो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताया गया था। तो अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जो हम लोगों ने संधारित्र ले रखा है, उसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो वायु में अगर आप देखिए कि विभवांतर कितना होगा, वायु में जो इसके बीच में वायु भरा हुआ है, तो वायु वाले सेक्शन में विभवांतर कितना होगा। तो देखिए अगर वायु वाले में देखेंगे तो E बराबर अगर लिखेंगे आप, तो E0 बराबर क्या लिखेंगे, V अपान, अब इनके बीच की दूरी ना जो वायु में है सिर्फ, तो वायु में दूरी कितनी है, D अपान टी, D माइनस टी है, तो D माइनस टी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, E0 और D माइनस क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, तो ये जो है किसमें आ गया, जितना सेक्शन में वायु भरा है उसमें ये विभवांतर आ गया। अब परावैद्युत पट्टिका में जरा निकाल के देखिए कि विभव कितना होगा। तो E बराबर आपने E मान रखा है। ठीक है, आइए यहां पे दिखा देते हैं। आपने जो है E मान रखा है वैद्युत क्षेत्र किसमें, पट्टिका के अंदर। तो अब इसमें अगर आपको निकालना होगा तो आप लिखेंगे V अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है, T है, T दूरी में। तो अब V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आपका, ये जो निकल के आया है, ये जितना सेक्शन में वायु भरा है उसमें विभवांतर है, और ये जो निकल के आया है आपका, तो ये आपका किस में आ रहा है, परावैद्युत पट्टिका में आ रहा है। तो टोटल जो है संधारित्र के बीच में कितना विभव होगा, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही दोनों जुटा है, जोड़ करके लिखा गया है E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब जो है समीकरण 1 व 2 से मान आप रख दीजिए। देखिए समीकरण 1 से मान आप E0 का रखेंगे, और समीकरण 2 से मान आप लोग E का रखेंगे इसमें ले आके। ठीक है, तो अब जो है अतः आगे लिखिए, अतः V बराबर E0 का मान कितना है, देखिए E0 का मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट A है, तो ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस टी प्लस E का मान कितना है, तो देखिए Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, तो अब देखिए Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और इंटू क्या T। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो V बराबर यहां से Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बच गया, D माइनस टी और प्लस क्या, यहां से T अपान K बच गया। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं
ये निकल गया तो d माइनस टी बचा, और यहाँ से q अपान एप्सिलॉन नॉट a निकल गया तो t अपान k बचा। ठीक है, तो अब अगर इसको जो है और ज्यादा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, और इसको सॉल्व करेंगे तो k से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये d माइनस ये t के साथ कर दीजिए। ठीक है, तो t k होगा, d को अभी रहने दीजिए, तो t k और माइनस प्लस t अपान क्या हो जाएगा k। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको जो है यहां से। ठीक है, या आप यहीं तक छोड़ दीजिए तो भी सही है। ठीक है, तो ये आपका जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, विभव निकल के आ गया कि इसके बीच में विभव कितना होगा। ठीक है, अब जो है इसको नहीं लिखिए तो ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जो है क्या उद्देश्य है आपका निकालना, संधारित्र की धारिता निकालना आपका उद्देश्य है। तो संधारित्र की धारिता आप लिखेंगे क्या, संधारित्र की धारिता। अतः अगला स्टेप होता है, अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता अगर मान लिया जाए कि सी के है तो सी के इज इक्वल टू, अब आप जो है फार्मूला याद करिए कि क्या होता है भाई, क्यू अपान भी होता है, याद है आपको, सी आप लोगों को सी इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, भी होता है, और भी का मान किससे रख दीजिए, 4 से। ठीक है, यहां पर आप जो है लिख लेंगे ये समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मान इसमें रखा गया है, तो आप यहां लिख लेंगे समीकरण 4 इसको मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर तो क्या मिलेगा, समीकरण 4 से मान रख देंगे तो सी के इज इक्वल टू बस क्यू अपान भी की वैल्यू रख दीजिए, पूरा उठा के यहां रख दीजिए। तो क्यू अपान क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस टी और प्लस टी अपान क्या हो जाएगा, के। ठीक है, अब इसको जनरली सॉल्व कर लीजिए, तो क्यू से क्यू कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो सी के इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, इसको नीचे ही रहने दीजिए, प्लस टी अपान क्या होगा, के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका निकल के आ गया कि ये जो है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ये निकल के आ गया टोटल आपका। ठीक है, यानी कि कब, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ क्या हो, भरा हो, तब ये क्या हो गया, निकल के आपकी धारिता आ गई। अब आइए विशेष स्थितियां देख लेते हैं कुछ, कैसे विशेष स्थितियां, कैसी, तो पहली केस बनती है इसकी, केस फर्स्ट जो बनती है तो ये बनती है कि जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ था, ठीक है, वो अगर पूर्ण रूप से भरा हो, जब पूर्ण रूप से भरा होगा तो T बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, जब पूर्ण रूप से भरा होगा तो पट्टिका की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब प्लेटों के बीच, जब परावैद्युत पदार्थ, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से क्या हो, भरा हो, तो उस केस में क्या होगा, जब पूर्ण रूप से भरा होगा तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो C K इज इक्वल टू, धारिता आप निकाल के देख लीजिए, यही आपका फार्मूला है, तो बाकी तो सब वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A, और जहां जहां T है वहां क्या रख देंगे, D रख देंगे। ठीक है, तो ये D माइनस T, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस D, ठीक है, और प्लस D अपान क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो C K इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान, ये तो पहला वाला 0 हो गया, और D अपान क्या आएगा, K आएगा, K पलट के ऊपर चला गया, तो यानी कि K एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या हो जाएगा, D। तो ये आपका निकल के आता है कि जब जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो, भरा हो, तब ये आता है। इसके पहले निकाला भी गया था। अब अगर पूरे स्थान में निर्वात हो तब क्या होगा,
दूसरा केस ये बनता है कि परावैद्युत पट्टिका न रखी हो, प्लेटों के बीच में क्या हो, निर्वात हो, तो उस केस में t बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब, अब लिखिए, जब प्लेटों के बीच निर्वात हो, निर्वात या वायु हो, निर्वात हो, अर्थात क्या होगा, t बराबर 0 होगा। तो c के बराबर, यानी अब धारिता निकाल के देखिए, तो जहां पर t है वहां 0 रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट a अपान, अब देखिए d माइनस क्या हो जाएगा 0 प्लस t अपान क्या हो जाएगा k, तो t के जगह पे क्या रख देना, आपको 0 रख देना है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट a अपान ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, d होगा। तो अब ये आपकी धारिता निकल के आ गई, कब, जब दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ न भरा हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये धारिता निकल के आती है। अब जो है तीसरी बात ये है कि टी मोटाई की अगर धातु की पट्टी रख दिया जाए तब क्या होगा, टी मोटाई की अगर धातु की पट्टी रख दिया जाए तो क्या होगा। तो थर्ड केस आपका ये बनता है, थर्ड केस कि जब प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, धातु की पट्टी रखी हो, इस केस में होता है के की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि धातु के लिए परावैद्युतांक के का मान इनफाइनाइट होता है। तो क्या होगा, सी के इज इक्वल टू, अगर इसमें कहीं के है तो उसके जगह पे क्या रख देंगे, इनफाइनाइट। तो यानी कि सी के इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान, आप देख सकते हैं कि बाकी तो सब सेम रहेगा, डी माइनस टी, ठीक है, और प्लस टी अपान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपान, ये देखिए डी माइनस टी बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, डी माइनस टी बचेगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आप भाग देंगे टी में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया आपका, डी माइनस टी आ गया। तो अब ये चौथा जो है, चौथा केस देख लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में पतली पतली T1, T2, T3, T4 अप टू डॉट की पट्टी रखी हो, जिसका परावैद्युतांक अलग अलग हो, K1, K2, K3, K4 हो। तो यदि लिखिए, यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3 अप टू डॉट परावैद्युतांक की T1, T2, T3, T4 अप टू डॉट की पट्टियां रखी हो, तो धारिता कितनी हो जाएगी, सी के इज इक्वल टू। ठीक है, इसी में अब क्या करना है आपको, सब कुछ तो वही रहेगा, अब छोटे छोटे स्ट्रिप रखा गया, छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप। ये आपका जो है दोनों प्लेट है, इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ उसकी पतली पतली स्ट्रिप रखी गई है, पट्टी रखी गई है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, T1, T2, T3 है। ठीक है, तो अब इस तरह से यहां पे अगर देखेंगे तो D तो रहेगा ही, और T के जगह पे क्या हो जाएगा, इन सबका योग हो जाएगा T1, अरे भाई जोड़ेंगे ना सारे स्ट्रिप को एक साथ, तो T1 प्लस क्या हो जाएगा, T2 प्लस T3 प्लस अप टू डॉट। ठीक है, और प्लस यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप ऊपर देखिए T है, यहां पर देखिए T है, तो T के जगह पे क्या लिखना है आपको, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू डॉट। ठीक है, अपॉन नीचे में K है, तो K1, K2, K3 अलग अलग परावैद्युतांक है, अलग अलग परावैद्युतांक की पट्टियां हैं, तो सबको जोड़िए K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस अप टू डॉट। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है, ये संधारित्र की धारिता निकल के आती है। बिल्कुल आसान है कि अगर छोटा छोटा स्ट्रिप रख दिया जाए, छोटी छोटी पट्टियां रख दी जाए, जिनकी चौड़ाई क्रम से T1, T2, T3, T4 अप टू डॉट हो,
और पराविद्युत कितना हो, अलग अलग हो, K1 K2 K3 K4 अप टू डॉट हो, तब उस केस में जो है संधारित्र की जो धारिता निकल के आती है वो ये आती है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जो डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है 100% ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊंगा। आज के लिए इतना।